तो चलिए आज एक ऐसे मामले की गहराई में उतरते हैं जो जो सच में आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। हमारे पास गुवाहाटी के एक बहुत ही चर्चित मामले से जुड़े कई स्रोत हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर दंपत्ति की, एक सर्जन और एक मनोचिकित्सक। और शायद यही बात इस मामले को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। बिल्कुल। मतलब ये वो लोग हैं जिन पर समाज आंख बंद करके भरोसा करता है। हाँ, जिन्हें हम अपनी जिंदगी सौंपते हैं, लेकिन इन पर आरोप लगे हैं अपने ही घर में 2 मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह करने के। तो ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। सही कहा। आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे समाज के इतने पढ़े लिखे चेहरे के पीछे एक इतना भयानक सच छुपा हो सकता है। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये बात बाहर कैसे आई। मतलब अगर ये सब एक बंद दरवाजे के पीछे हो रहा था, एक इज्जतदार परिवार में, तो किसी को पता कैसे चला? और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। ये मामला किसी पुलिस रेड या किसी सरकारी जांच से सामने नहीं आया। तो फिर इसकी शुरुआत हुई एक फेसबुक पोस्ट से। एक फेसबुक पोस्ट से? हाँ, एक बाल अधिकार कार्यकर्ता है मिघिल दास कुएया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें जानकारी मिली है कि गुवाहाटी में एक दंपत्ति अपनी गोद ली हुई बेटी को तपती धूप में छत पर एक खंबे से बांध देते हैं। क्या मतलब एक अकेले इंसान की हिम्मत ने इस पूरे मामले को उजागर कर दिया? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून या पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई नागरिक कुछ गलत होते हुए देखता है और चुप नहीं रहता, तब जाकर ऐसे राज खुलते हैं। अगर वो चुप रह जाते तो पता नहीं उन बच्चों का क्या होता। शायद किसी को कभी पता भी नहीं चलता। और जब ये राज खुला तो जो बातें सामने आईं वो तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। हाँ, यहाँ से बात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। जब पुलिस और बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू की तो दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। क्या पता चला जांच में? स्रोतों के मुताबिक एक बहुत छोटी बच्ची, शायद 3-4 साल की, उसके शरीर पर अनगिनत चोटों और जलने के निशान थे। जलने के निशान? हाँ, और ये सिर्फ मामूली चोटें नहीं थी। जो आरोप सामने आए वो किसी बुरे सपने जैसे हैं। आरोप है कि बच्ची के गुप्तांगों को सिगरेट या किसी गर्म चीज से दागा गया था। हे भगवान, ये सुनना भी कितना मुश्किल है। मतलब ये सिर्फ गुस्से में की गई मारपीट तो नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। इस तरह की क्रूरता में एक अलग ही स्तर की मानसिक विकृति शामिल होती है। सही कहा। ये किसी इंसान के गुस्से का नतीजा नहीं लगता। और ये कोई एक दिन की घटना तो थी नहीं। नहीं, स्रोतों में बताया गया है कि बच्चों को घर में लगभग कैदी बनाकर रखा जाता था। उन्हें लगातार शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। गर्मी में घंटों छत पर बांध कर रखना, ये सब एक सोची समझी क्रूरता की तरफ इशारा करता है। इसी वजह से पुलिस ने भी इसे सिर्फ मारपीट का केस नहीं माना होगा। बिल्कुल। उन्होंने जो धाराएं लगाई वो सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि मामला कितना गंभीर था। आईपीसी की धारा 307। 307 मतलब हत्या का प्रयास? हाँ, हत्या का प्रयास। इसका मतलब है कि पुलिस मानती थी कि बच्चों को इस हद तक तड़पाया गया कि उनकी जान जा सकती थी। ये सिर्फ बच्चों को डराना या पीटना नहीं था, ये उन्हें जान से मारने की कोशिश ऐसा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं। अच्छा, पॉक्सो का लगना, ये तो इस मामले को और भी भयानक बना देता है ना? हाँ, ये इशारा करता है कि यहाँ बात सिर्फ शारीरिक क्रूरता की नहीं, बल्कि यौन शोषण की भी है। और ये सब कौन कर रहा था? एक सर्जन डॉक्टर वलीउल इस्लाम और उनकी पत्नी डॉक्टर संगीता दत्ता, जो खुद एक मनोचिकित्सक है। यही तो बात समझ से परे है। एक मनोचिकित्सक जिसका काम लोगों के मानसिक जख्मों को भरना है, उस पर ऐसे आरोप लगना, ये तो पूरी कहानी को एक बहुत ही डरावना मोड़ देता है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, ये बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, इस दंपत्ति के पास आए कैसे थे? यहीं से इस मामले की एक और परत खुलती है। दंपति का दावा था कि उनकी सरोगेसी की कोशिश नाकाम हो गई थी, जिसके बाद किसी महिला ने ये बच्चे उन्हें सौंप दिए थे। सौंप दिए थे? मतलब जैसे कोई सामान हो। भारत में तो गोद लेने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और उस प्रक्रिया को एक वजह से बनाया गया है, ताकि बच्चे सुरक्षित हाथों में जाएं। यहाँ उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। उनके पास कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं थे। कुछ भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं? कुछ भी नहीं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अनौपचारिक हस्तांतरण था, या इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कोई बड़ा अपराध छुपा है? सही बात है।
जब आप कानूनी रास्ता नहीं अपनाते तो आप बच्चों को बेहद असुरक्षित बना देते हैं। तो मामला सामने आने के बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई उनकी? 5 मई 2023 को मामला उजागर होने के तुरंत बाद पुलिस ने डॉक्टर वलीउल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। और उनकी पत्नी का क्या? उनकी पत्नी डॉक्टर संगीता दत्ता वो कुछ समय के लिए फरार हो गईं। फरार हो गई? हाँ, बाद में उन्हें मेघालय की सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। मतलब एक मनोचिकित्सक कानून का सामना करने की बजाय भाग रही थी? हाँ, जो अक्सर अपराध बोध का एक संकेत माना जाता है। इसके बाद मामला कोर्ट में गया होगा, जांच आगे बढ़ी। हाँ, लगभग 1 साल की लंबी जांच के बाद मई 2024 में इस दंपति के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और यहाँ पर आरोप और भी ज्यादा संगीन और स्पष्ट हो गए। 1 साल की जांच के बाद मतलब अब पुलिस के पास सिर्फ शुरुआती आरोप नहीं बल्कि सबूत भी होंगे। क्या नया था चार्जशीट में? चार्जशीट में 9 गैर जमानती धाराएं शामिल थीं। 9? हाँ, और इनमें कुछ आरोप तो इतने गंभीर हैं कि सुनकर रूह कांप जाए, जैसे 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार। क्या? इसके अलावा पॉस्को के तहत प्रवेश यौन हमला, मानव तस्करी और धोखाधड़ी जैसे आरोप भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जांच के दौरान पुलिस को यौन हमले के पुख्ता सबूत भी मिले होंगे। ऐसा ही लगता है। चार्जशीट ये साफ करती है कि जांच एजेंसियों का मानना है कि ये मामला सिर्फ शारीरिक शोषण का नहीं, बल्कि इसमें यौन हिंसा और बच्चों की खरीदो फरोख्त भी शामिल है। जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं, डॉक्टरों का पेशा, गैर कानूनी तरीके से बच्चे लेना और फिर इतनी भयानक क्रूरता, तो ये सिर्फ एक और क्राइम फाइल नहीं रह जाती। ये हमारे समाज के बारे में कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करती है ना? बिल्कुल। सबसे पहला और जरूरी सवाल ये हमारे उस भरोसे पर करता है जो हम डिग्री और पेशे के आधार पर बना लेते हैं। ये मामला इस धारणा को तोड़ता है कि बाल शोषण सिर्फ अशिक्षित या गरीब परिवारों में होता है। हाँ, मतलब ये तो डॉक्टर थे, समाज के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक। वही तो। ये हमें याद दिलाता है कि क्रूरता का शिक्षा या सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जैसा आपने पहले भी कहा, ये गोद लेने की प्रक्रियाओं में मौजूद खामियों पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। हाँ, दंपति का ये दावा कि बच्चे उन्हें सौंप दिए गए थे, ये दिखाता है कि कैसे अनौपचारिक तरीके बच्चों को ऐसे लोगों के हाथों में डाल सकते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बच्चे तो सिस्टम से पूरी तरह गायब थे। बिल्कुल। और तीसरा, यह POSSO और किशोर न्याय अधिनियम जैसे मजबूत कानूनों की जरूरत को रेखांकित करता है। इन कानूनों के बिना ऐसे मामलों को सिर्फ मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया जाता और अपराध की असल भयावहता कभी सामने ही नहीं आती। सही कहा। और ये भी पता चलता है कि अमीर घरों में भी बच्चे कितने असुरक्षित हो सकते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बाहरी निगरानी कितनी जरूरी है। और आखिर में मुझे लगता है कि इस मामले में क्रूरता का जो स्तर था, गुप्तांगों को जलाना, गर्मी में खंभे से बांधना, उसने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हाँ, इसने पूरे क्षेत्र में बाल अधिकारों और शोषण को लेकर एक बड़ी जागरूकता पैदा की है। तो आज हमने गुवाहाटी के उस मामले की छानबीन की जो भरोसे और क्रूरता के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर देता है। एक डॉक्टर दंपति जिन पर जीवन बचाने की जिम्मेदारी थी, उन पर ही मासूम जिंदगियों को तबाह करने के सबसे गंभीर आरोप लगे। ये मामला सिर्फ एक अपराध का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये कानूनी खामियों, सामाजिक सतर्कता की जरूरत और इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि खतरा किसी भी बंद दरवाजे के पीछे छिपा हो सकता है, चाहे वो दरवाजा कितने ही पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति का क्यों न हो। यह हमें सिखाता है कि आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस मामले में तो एक कार्यकर्ता ने हिम्मत दिखाई, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही बंद दरवाजे हैं जिनके पीछे ऐसी ही भयानक कहानियां दफन हैं और हमें उनकी भनक तक नहीं, खासकर तब जब अपराधी वो लोग हों जिन पर समाज भरोसा करना सिखाता है।